गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का गुड विषय है मॉर्निंग। मराठी और हम लोग मराठी के अंतर्गत पत्र किस तरह से लिखा जाता है या हम अपनों को किस तरह से पत्र लिखते हैं उसके बारे में देखने वाले। आज का टॉपिक है नातवंडांस पत्र। पाठ 7वां है आपका। नातवंडांस पत्र, नातू जो बेटे के बेटे, उनको किस तरह से पत्र लिखा है। अब इसके लेखक हैं नंदू नाटेकर। नंदू कुमार नाटेकर। 1933 में इनका जन्म हुआ है और ये भारताचे माजी बॅडमिंटन राष्ट्रीय विजेते आहेत। नाटेकर यांनी भारतासाठी 15 वर्षाच्या कारकिर्दीत 100 पेक्षा अधिक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिळवले आहेत। त्यांनी एकूण 6 वेळा मॅच सिंगल नॅशनल चॅम्पियनशिप मध्ये मॅच डबल नॅशनल चॅम्पियनशिप मिळवून एकूण 6 वेळा आणि मिश्र दुहेरी राष्ट्रीय स्पर्धेत 5 वेळा विजेतेपद मिळवले आहे। 1961 मध्ये त्यांना अर्जुन पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे। अब नंद कुमार नाटेकर जी भारत के प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी थे, राष्ट्रीय खिलाड़ी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने अनेक पुरस्कार जीता है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 100 से ज्यादा पुरस्कार इन्हें मिले हैं और 6 बार मैच सिंगल्स जो सिंगल खेलते हैं, दोनों तरफ सिंगल लोग खिलाड़ी होते हैं, और डबल्स मतलब दो, एक तरफ 2 खिलाड़ी और अपोजिट साइड भी 2 खिलाड़ी, दोनों में उन्होंने, और मिश्र मतलब एक लेडीज एक जेंट्स, इस तरह से दुहेरी मिश्र दुहेरी राष्ट्रीय स्पर्धेत 5 वेळा विजेतेपद अर्थात 5 बार जीते हैं। और 1961 ईस्वी में उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो खेल के लिए प्रसिद्ध पुरस्कार है, अर्जुन पुरस्कार। प्रस्तुत पाठातून लेखकाने निसर्ग सानिध्यात गेलेले समृद्ध बालपण, बॅडमिंटनची आवड, सातत्यपूर्ण परिश्रम आणि यातून संपादित केलेले उज्ज्वल यश या गोष्टी विषयीचा संवाद पत्र रूपाने आपल्या नातवंडांशी साधला आहे। प्रस्तुत पाठ आजी आजोबांची पत्रे या पुस्तकातून घेतला है। अब जो ये संग्रह है, उस संग्रह का नाम है आजी आजोबांची पत्रे, जिसमें से इस पाठ को लिया गया है। और इस पाठ में उन्होंने अपना बचपन किस तरह से बीता, बैडमिंटन के प्रति उनका कितना प्रेम था, लगाव था, और सातत्यपूर्ण परिश्रम अर्थात लगातार परिश्रम, सिर्फ थोड़ी देर के लिए या थोड़े समय के लिए परिश्रम करने के बाद हम अगर थक करके बैठ जाते हैं तो हमें सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए सातत्यपूर्ण अर्थात लगातार परिश्रम करते रहना चाहिए और उसके बाद ही हमें हमारा भविष्य उज्जवल होगा और यश मिलेगा, कीर्ति मिलेगी। तो वही इस पाठ में उन्होंने संवाद के रूप में बताया है। संवाद अर्थात कन्वर्सेशन, जैसे अपने नातवंडन जो उनके नातू हैं, उनके जो बच्चों के बच्चे हैं, उनसे उन्होंने पत्र के रूप में संवाद किया है। और किस तरह से पत्र लिखा है उन्होंने, ऐसा लगेगा जैसे प्रत्यक्ष बोल रहे हैं। अगर हम लोग ध्यान से उसको सुनेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे नंद कुमार नाटेकर जी सामने बैठे हैं और अपने मन की बातें बता रहे हैं, अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं। तो हम देखते हैं पत्र क्या है। प्रिय उद्धव, मेघा, मिहिका व जान्हवी, अनेक आशीर्वाद। कितीदा तरी मनात येते की तुम्हा चौघांबरोबर बसून तुमच्याशी मनसोक्त गप्पा माराव्यात। मी माझे बालपण कसे घालवले ते तुम्हाला सांगावे। माझे शाळा कॉलेजलातले दिवस कसे होते ते सांगावे आणि पुस्तकातून, मित्रांकडून व शिक्षकांकडून मी काय काय आणि कसे कसे शिकलो ते सांगावे। आणि सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे माझ्या आई वडिलांकडून, तुमच्या पणजी पंजोबांकडून, त्यांच्या मायेतून मी काय सीखलो हेही तुमच्याशी बोलावे। अभी पहले पैराग्राफ में वो क्या बता रहे, प्रिय उद्धव, मेघा, मिहिका व जान्हवी, ये सब उनके नातू हैं, ये बच्चे हैं, बच्चों के बच्चे। अनेक आशीर्वाद, उन्होंने सभी को ब्लेसिंग्स दिया, आशीर्वाद दिया। कितीदा तरी मनात येते की तुम्हा चौघांबरोबर बसून तुमच्याशी मनसोक्त गप्पा माराव्यात। मनसोक्त अर्थात खुले मन से। बहुत बार मन में इस तरह के विचार आते हैं कि तुम सब साथ बैठो, तुम चारों के साथ मैं मिल करके बैठ करके ढेर सारी बातें करूं,
ढेर सारे गप्पा गोष्टी, अपने अनुभव बताऊं. मी माझे पण बालपण कसे घालवले ते तुम्हाला सांगावे. मेरा बचपना किस तरह से बीता, मैं तुम लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, साझा करना चाहता हूँ अपनी बातें. माझे शाळा कॉलेजातले दिवस कसे होते ते सांगावे आणि पुस्तकांतून, मित्रांकडून व शिक्षकांकडून मी काय काय आणि कसे कसे शिकलो ते सांगावे. आणि सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे माझ्या आई वडिलांकडून, तुमच्या पणजी पणजोबांकडून, त्यांच्या मायेतून मी काय सीखलो हेही तुमच्याशी बोलावे. अर्थात जो परिवार के सभी सदस्य हैं, माँ, पिताजी, नातू, चाचा, भतीजा, सब, मतलब एक संयुक्त परिवार, उसमें मैंने क्या-क्या सीखा, अपने मित्रों से किस तरह से सीखा, अपने शिक्षकों से जो पुस्तकें मैंने पढ़ी, उसमें से कौन-कौन सी अच्छी बातें मैंने ली और किस तरह से उनसे सीख करके मैं जीवन में आगे बढ़ा, ये सब बातें मैं सामने बैठ करके उनसे करना चाहता हूँ. गप्पा गोष्टी के माध्यम से बातों-बातों में ढेर सारी बातें बताना चाहता हूँ. पण प्रत्यक्षात तुमच्याशी बोलताना मोकळेपणाने मनासारखे बोलता येतेच असे नाही, म्हणून वाटले की तुम्हाला हे पत्र लिहावे. बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे मन में कुछ ऐसी धारणा होती है कि हम पूरी तरह से बच्चों के सामने खुल करके बोल नहीं सकते. उसके लिए सबसे अच्छा माध्यम पत्र का माध्यम है. और कुछ लोग बोल नहीं सकते किंतु बहुत अच्छा लिख सकते हैं. उसी तरह से नंद कुमार नाटेकर जी हैं, उनका कहना है कि मैं प्रत्यक्ष में अगर तुमसे बोलने भी बैठता हूँ, तो कुछ झिझक होगी, कुछ बातें होगी, मैं उतना फ्रीली बात नहीं कर सकता हूँ. मोकळेपणाने मतलब उतना फ्रीली मैं अपने मन की बातें तुम लोगों के सामने व्यक्त नहीं कर सकता. इसके लिए मैंने पत्र इस माध्यम को चुना है. मी शिकायला सांगलीला होतो. सांगली हे महाराष्ट्रातले एक गाव आहे. आमच्या शाळेला खूप मोठे मैदान होते आणि त्याच्या जवळ एक बाग होती. अब लेखक जहाँ पर सीखते थे, उस स्थान का नाम, सीखना अर्थात जहाँ पर पढ़ने के लिए जाते थे, जहाँ पर उनकी प्राथमिक शिक्षा हुई, वह सांगली. सांगली एक महाराष्ट्र में गाँव है और स्कूल के सामने बहुत बड़ा मैदान था और मैदान के बगल में एक बाग थी. आम्ही तिथे मनसोक्त खेळायचो, हुंदडायचो, झाडावर चढायचो. पाऊस आला की त्यात, अर्थात जैसे ही बारिश आती थी खूब भीगते थे वो सब. मनसोक्त पूरे मन से, पूरे खुले मन से खेलते थे, दौड़ते थे, भागते थे, पेड़ पर चढ़ते थे और बरसात आई कि उसमें खूप भीगते थे. निदान सुट्टीमध्ये तरी तुम्ही तुमच्या मोठ्या शहरांमधून बाहेर पडून थंड हवेच्या गिरीस्थानांवर किंवा छोट्या गावी गेले पाहिजे. उनका कहना है कि जैसे छुट्टी होती है, हम लोग पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं, तो कम से कम पिकनिक का जो स्थान है ऐसा चुनो जो निसर्ग से भरपूर हो. गिरिस्थान अर्थात जो पर्वत श्रेणियां जहाँ पर हो, पहाड़ हो, ठंडी हवा की जगह हो जहाँ पर, वहां पर जाओ. और बड़े शहर से निकल करके छोटे छोटे गांव में जाओ. गांव का जीवन देखो, गांव के जीवन किस तरह से निसर्ग से भरपूर है, किस तरह से लोग रहते हैं, उसको जाकर के वहां का जनजीवन देखो. पक्ष्यांचे चिवचिवणे, थवे न्याहाळणे, तसेच जंगलातील विविध पशूंचे आवाज ऐकणे हा मोठा मजेशीर अनुभव असतो. अर्थात जब हम यहाँ शहर की सुबह और गांव की सुबह, एक कविता के माध्यम से हम लोगों ने पहले पढ़ा था. शहर की जो सुबह होती है उसमें धीरे 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 ध्वनि प्रदूषण बढ़ते जाता है. गाड़ियों की आवाज, फिर सुबह मोटर की आवाज, ऐसे धीरे धीरे वो आवाज बढ़ते जाती है, फिर कंपनी कारखानों की. वैसे ही जो सुबह गांव की होती है, उसमें चिड़ियों की चहचहाट, पक्षियों की आवाज और शांति, यही सब चीजें जो नैसर्गिक चीजें, उनकी आवाज, या अगर तेज हवा चल रही तो उस हवा की भी आवाज अच्छे से सुनाई देती है. तो एक गांव का जीवन और शहर के जीवन का अंतर है. यहाँ की सुबह और वहाँ की सुबह, गांव की सुबह और शहर की सुबह का फर्क है. तो उनका कहना है कि जो पक्षियों की आवाज है, और पक्षियों थवे नहाड़ने मतलब जो पक्षियों के झुंड जाते हुए दिखाई देते हैं, पक्षियों के झुंड को पक्ष्यांचा थवा ऐसा बोलते हैं. उसको निहारिए, उसको देखिए. और जंगल के पशु पक्षियों की आवाज, जैसे रात में रात कीड़ों की आवाज आती है, उसी तरह से इन सब चीजों का मजेशीर अनुभव लो आप, ऐसा उनका कहना है. मोकळे आकाश, वाहती नदी आणि झाडे आपल्यासाठी गमतीच्या नजराना आणत असतात, त्याची मजा तुम्ही लुटली पाहिजे. मोकळे आकाश, हम लोग शहर में आकाश देखते हैं, चारों तरफ धुएं का बादल होता है प्रदूषण की वजह से.
अगर हम गांव के आकाश को देखें तो अगर बादल नहीं है, बरसात के दिनों में तो नहीं, बाकी के दिनों में पूरा आसमान एकदम काला, और उस पर नीले रंग के आसमान पर तारे हमें टिमटिमाते हुए ढेर सारे छोटे बड़े तारे दिखाई देते हैं। शहरों में यह दृश्य हमें नहीं दिखता। वाहती नदी अर्थात नदियों की कल कल जो धारा बह रही है, उसकी अनेक अनुभव। हाँ, थोड़ा नेटवर्क का डिस्टरबेंस है, नेटवर्क का डिस्टर्ब है। फिर से स्क्रीन शेयर करता हूं मैं। ओके, अभी दिखाई दे रहा है ना बराबर? ओके, इस तरह से खुले आकाश, बहती नदी और पेड़ पौधे, इन सब हाँ चीजों को सर। हम लोग अच्छे से एन्जॉय कर सकते हैं। माझ्या पुरता बोलायचे तर मी अभ्यासामध्येही काही फारसा चांगला नव्हतो। अब लेखक अपने बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि सिर्फ अगर मेरे बारे में कहा जाए तो मैं अभ्यास में बहुत अच्छा नहीं था, अर्थात पढ़ने लिखने में लेखक बहुत अच्छे नहीं थे। मला खेळायचा मात्र आवडायचे आणि बॅडमिंटनची आवड आवड मला लहान वयातच लागली होती। अर्थात उनको बैडमिंटन खेलने का जो शौक था, बैडमिंटन के प्रति जो क्रेज था, वह बचपन से ही था। बचपन से ही वह बैडमिंटन के प्रति समर्पित भाव से खेलते थे और उन्हें बहुत अच्छा लगता था। निरनिराळे चषक व ढाली घेतलेले माझे कितीतरी फोटो तुम्ही पाहिले आहेत ना? अर्थात अपने नातवंडों को पूछ रहे हैं कि मेरे ढेर सारे ऐसे फोटो आप लोगों ने देखे होंगे जिसमें मैंने अनेक चषक, जो ट्रॉफी होती है उसको चषक बोलते हैं, शील्ड जो होती है ढाल की तरह उसको ढाल बोलते हैं। शील्ड और ट्रॉफीज मिलते हैं हमको, मेडल्स मिलते हैं। तो ऐसे इनको अनेक चषक मिले हैं, अनेक ढाल मिला है, खेल अ, अच्छा खेलने की वजह से उत्कृष्ट खिलाड़ू के रूप में। सातत्याने परिश्रम करूनच मी विजेता खेळाडू होऊ शकलो. आंतरराष्ट्रीय सामन्यात आपल्या देशाचे मी प्रतिनिधित्व केले. मला अर्जुन पुरस्कार मिला। जो अंतरराष्ट्रीय सामना हुआ, अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाएं हुई, उसमें मैंने अनेक पुरस्कार जीते, लेकिन जब उन्होंने प्रतिनिधित्व किया अर्थात लीडिंग की अपने देश के लिए, तो उन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला, जो खेल रत्न पुरस्कार की तरह अपने देश का बहुत बड़ा पुरस्कार है खेल में, जिसे कहते हैं अर्जुन पुरस्कार। इस साल भी क्रिकेट में रोहित शर्मा को मिला अपने देश में। देखते हैं। हम्म तुम्ही कोणता ना कोणता खेळ खेळायलाच पाहिजे, मग तो क्रिकेट, टेनिस, बॅडमिंटन, असा तुम्हाला जो कोणता खेळ आवडत असेल तो खेळ असू दे। अब इनका कहना है कि तुम्हें भी कोई ना कोई खेल अवश्य खेलना चाहिए, जो तुम्हारे पसंद का खेल हो, जो भी खेल अच्छा लगता हो, वो चाहे क्रिकेट हो, टेनिस हो, बैडमिंटन हो, चेस भी हो सकता है, घर बैठे खेल सकते हो, कैरम खेल सकते हो, ऐसे जो भी खेल है उसको पूरे मन से पूरा तल्लीन होकर के खेलो। खेल खेलना चाहिए। खेल की वजह से क्या क्या हो सकता है बता रहे हो। खेळ खेळण्यामुळे आपल्या आयुष्यात शिस्त येते। शिस्त मीन्स अनुशासन। अगर हम गैर अनुशासित होंगे तो हम खेल अच्छे से नहीं खेल सकते। इस तरह से जीवन में खेल का सबसे ज्यादा महत्व अनुशासन के लिए। अगर हम अनुशासित होकर के खेलेंगे तो ये एक तरह से एक अच्छा अनुशासन हमें मिलता है खेल खेल खेलने की वजह से। और बहुत सारी चीजें सीखते हैं, जैसे खेल भावना, स्पोर्ट्समैनशिप, हारना सीखते हैं। जीवन में हारने भी आना चाहिए। अगर हम हारना नहीं सीखे तो हम जब जीवन में कभी परास्त होंगे, किसी चीज से टूटेंगे, तो बहुत ज्यादा कष्ट में आ सकते हैं। कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। अगदी हरावे लागले तरी कसे हरायचे ते खेळ आपल्याला शिकवतात। जिंकलो तर जिंकण्याचा आनंदही मिळवून देतात। और हार को और जीत दोनों को पहचाने आना चाहिए। अगर हम हारते हैं तो जीवन में अनेक ऐसे चैलेंजेस आते हैं कि जो पहली बार में हम सफल नहीं हो सकते। उसी तरह से खेल में भी अगर हम हारते हैं तो फिर से प्रयास करते हैं, उसी तरह से
जीवन में बहुत सारी अच्छी बातें जो काम आने वाली है वह हम खेल के माध्यम से सीखते हैं और जीतने के बाद अति उत्साहित और बहुत ज्यादा आनंदित होकर के सामने वाले टीम को हम नीचा दिखाएं, ऐसी सब बातें खेल में नहीं होती। हम स्पोर्ट्समैनशिप जो खेल भावना होती है हम देखते हैं क्रिकेट में भी, जब हारती है टीम तो हारी हुई टीम को भी जीते हुई टीम हाथ मिलाती है, उसको अप्रिसिएट करते हैं। तो इस तरह से खेल में हार जीत दोनों को बैलेंस करने आना चाहिए, जो जीवन में भी हमको अनेक चॅलेंजेस को फेस करना सिखाता है। प्रत्येकाने दररोज थोडा व्यायाम केलाच पाहिजे. मला वेळ नाही ही सबब सांगू नका. वेळ नाही म्हणून जेवण करायचे राहते का? दोन्ही जेवणांसाठी कसा बरोबर वेळ मिळतो. प्रतिदिन नियमित व्यायाम करना चाहिए. व्यायाम अर्थात जो भी योग सिखाते हैं या हमारे फिजिकल के टीचर जो भी चीजें सिखाती हैं, एक्सरसाइज सिखाते हैं, उसको करना चाहिए। हम बहाना कर जाते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। समय का बहाना कोई बहाना सही बहाना नहीं है, क्योंकि जीवन में बाकी की चीजें जितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए, उतना ही व्यायाम को भी महत्व देना चाहिए। हम लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं, लेकिन हम खाने के लिए यहाँ पर उदाहरण दिया है लेखक ने कि हमारे पास भोजन के लिए बराबर समय मिल जाता है। दोनों वक्त का भोजन हम लोग समय पे करते हैं। उसी तरह से व्यायाम को भी एक अपने जीवन का अनिवार्य हिस्सा मान करके हमें व्यायाम करना चाहिए। लेखक कहते हैं कि यह बात मुझे पटती नहीं है, मैं इस चीज को मान्य ही नहीं कर सकता कि तुम्हारे पास समय नहीं है। बाकी की नियमित जो दिनचर्या है, हमारी जो डेली का रूटीन वर्क है, उसके लिए हम समय निकाल सकते हैं, तो व्यायाम के लिए क्यों नहीं। इसलिए जीवन में व्यायाम को भी अहम स्थान देना चाहिए और उसके लिए भी समय रिजर्व रखना चाहिए, निश्चित समय उसका भी होना चाहिए। मी म्हणतो ते पटते का तुम्हाला? जर काहीच व्यायाम झाला नसेल तर आज वयाच्या 66व्या वर्षी सुद्धा मला जेवावेसे वाटत नहीं। इसका मतलब है कि आज लेखक 66 साल के हो गए, अगर जब तक वो व्यायाम नहीं कर लेते, उन्हें खाना नहीं जाता, अर्थात वो भोजन नहीं करते, खाने की इच्छा नहीं होती। इसका मतलब इतना अच्छा दिनक्रम उन्होंने बनाया है कि व्यायाम नियमित समय से पहले व्यायाम करते, उसके बाद ही भोजन, नहीं तो भोजन करने की उनकी इच्छा नहीं रह जाती। तुम्ही जसे मोठे व्हाल, शाळांतून कॉलेजात जाल, तसतसा तुम्हाला कमीच वेळ राहणार आहे. पण तरी तुम्ही व्यायामासाठी तास 2 तास काढलेच पाहिजे. अर्थात भले तुम स्कूल जाओगे, कॉलेज जाओगे, व्यस्त होते जाओगे आगे के जीवन में, लेकिन तब भी तुम्हें इस व्यस्तता में भी समय निकालना होगा व्यायाम के लिए, एक्सरसाइज के लिए। कम से कम तास 2 तास, इनका कहना है कम से कम घंटे 2 घंटे, हम लोग 15-20 मिनट भी एक्सरसाइज नहीं करते। जबकि कम से कम 1 घंटा कम से कम एक्सरसाइज होनी चाहिए, व्यायाम होना चाहिए, अगर हमको आगे के जीवन में स्वस्थ रहना है, बीमार नहीं पड़ना है। मग तो व्यायाम खुल्या मैदानातील असो, मैदानावरील असो, एखाद्या क्लबातील असो किंवा खास व्यायामासाठीच असलेला जिम मधला असो। अब इनका कहना है कि भले जाओ मैदान में खूब जम करके खेलो, खुले मैदान में खेलो या किसी क्लब में, जैसे बैडमिंटन का क्लब होता है, फिर टेनिस का क्लब होता है, वैसे जाकर के वहां पर जो मैदानी खेल है उसको खेलो, या जिम में जाकर के भी एक्सरसाइज कर सकते हो। अगर ऐसा लगता है कि घर पे एक्सरसाइज नहीं हो रही है, तो हम जाकर के जिम में भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं। आयुष्यातील प्रत्येक गोष्ट शाळा, कॉलेजमध्ये शिकवून येत नसते, होय ना? अनेक चीजें हैं जो हमें जीवन में सिर्फ स्कूल और कॉलेज से ही हम नहीं सीखते। स्कूल, कॉलेज, पुस्तकीय ज्ञान के साथ-साथ एक छोटा-सा समाज भी है। फिर भी ढेर सारी ऐसी बातें हैं जो हम लोग मैदान पर सीखते हैं। हम बड़े होकर के खुद के शिक्षक बन सकते हैं। स्वतःचे शिक्षक बना, स्वतःसाठी करा। अर्थात खुद के शिक्षक अर्थात अपने आप को ट्रेंड करना, अपने आप को दिशा देने का कार्य हम स्वयं कर सकते हैं। टेनिसमध्ये एखादा चेंडू रेषेच्या आत आहे की बाहेर, हे आपणच पडताळून पाहतो आणि त्याप्रमाणे तो खेळायचा की सोडून द्यायचा हे ठरवतो ना। अर्थात जब टेनिस खेलते हैं तो कोर्ट के बाहर है या हमारी तरफ बीच में जो नेट होता है, नेट के इस तरफ है या उस तरफ,
है ना? तो उसको हम देख करके और उसको खेलना है या नहीं खेलना है या किस तरह से खेलना है उसका डिसीजन हम लेते हैं। उसी तरह से अपने जीवन में भी हमें क्या करना है या क्या नहीं करना है, कौन सी चीज हमारे हित में है और कौन सी चीज हमारे हित में नहीं है, इसका निर्णय हमें स्वयं लेना होता है और उसके हिसाब से निर्णय लेकर के हमें आगे चलना होता है। यही इनका कहना है कि जो बॉल खेलने जैसी नहीं है उसको हम डिफेंस करते हैं या सिंपली मार देते हैं टेनिस के खेल में, या अगर लग रहा है उसको छोड़ने जैसा है, वहां तक हमारी पहुंच नहीं तो उस गेंद को हम छोड़ देते हैं। चेंडू मतलब गेंद, बॉल। तसेच प्रत्यक्ष आयुष्यामध्ये देखील आपल्याकरिता चांगले काय आणि वाईट काय हे तुम्हाला कळले पाहिजे, म्हणजेच तुम्ही स्वतःवर अवलंबून राहायला शिकले पाहिजे, स्वावलंबी झाले पाहिजे। अर्थात हमको स्वावलंबी होना है, इंडिपेंडेंट होना है, अपना निर्णय स्वयं लेने की क्षमता का निर्माण हमें अपने आप में करना है। अर्थात हमको किसी पर डिपेंड रहने की जरूरत ना पड़े, अपना भला बुरा, अपना अच्छा हम स्वयं सोच सके, यह टेनिस के खेल के उदाहरण के द्वारा लेखक हमको बता रहे हैं। आता आपण तिसऱ्या सहस्त्रकामध्ये प्रवेश केला आहे. संपर्क माध्यमे, दळणवळण आणि संदेश वहनाचा अवकाही वाढत आहे. अर्थात ढेर सारे जो नई नई टेक्निक्स आई है, नए नए टेक्नोलॉजी, दळणवळण, ट्रांसपोर्ट के अनेक माध्यम, कांटेक्ट, संपर्क के, संदेश वहन करने के अनेक माध्यम, जैसे मोबाइल फोन है, इंटरनेट के माध्यम से हम जुड़े। अभी जैसे हम क्लास भी ले रहे हैं, ऑनलाइन क्लास इंटरनेट के माध्यम से। ये सब नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई चीजें जिसके माध्यम से हम एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। संपर्क विश्व से कांटेक्ट इजीली और अच्छे से जल्द हो रहा है। आता आपल्या घरी बसल्या जागी हवी ती माहिती तुम्हाला ईमेल आणि इंटरनेटद्वारे मिल सकती है। छोटी सी भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, छोटी सी भी जानकारी चाहिए, तो हम तुरंत इंटरनेट के माध्यम से उस चीज को सर्च कर लेते हैं। पहले बहुत समय लगता था किसी छोटी से इंफॉर्मेशन, कोई प्रोजेक्ट भी लिखना है, बनाना है, तो हमें ढेर सारे टेक्स्ट बुक्स, अनेक पुस्तकें, रेफरेंस बुक्स आती थी, उसके माध्यम से हम प्रोजेक्ट बनाते थे। अब इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन जो भी चाहिए उसको जो टाइप करते हैं उसके हिसाब से हमें इंटरनेट से तुरंत मिल जाता है। समय की बचत होती है और बहुत सारी जानकारियां कम समय में मी हम आता इकट्ठा कर लोकांनी सकते लिहिते हैं ना और 950 पे ईमेल के क्या? माध्यम से लोकांनी हम लिहिते ना 950 दूसरों पे तक अपनी बात आसानी से पहुंचा सकते हैं। अपने मित्रों से, अपने कुटुंब के लोगों से, परिवार के लोगों से हम आसानी से संपर्क कर सकते हैं। इसलिए लेखक कहते हैं, तरीही तुमच्या मित्रांशी व कुटुंबियांशी असलेले आपले व्यक्तिगत संपर्क तुटू देऊ नका। व्यक्तिगत संपर्क अर्थात फिजिकल रिलेशन, डायरेक्ट जा करके फिजिकली कांटेक्ट, पहुंच करके वहां पर प्रत्यक्ष पहुंच करके मिलना मत छोड़ो आप लोग। जैसे हम लोग व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़े, मोबाइल के माध्यम से जुड़े, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं जाते, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने मित्रों से, सभी से हमेशा संपर्क में रहे। कहीं छोटे मोटे कार्यक्रम अरेंज करें, वहां पर पहुंचे और इस तरह से परिवार के सदस्यों से जुड़े रहे, कुटुंब के लोगों से, मित्र से, सभी से हमेशा संपर्क में रहे, ऐसा लेखक का कहना है। या नव्या सहस्त्रकासाठी तुम्हाला माझ्या शुभेच्छा। इस नई सदी के लिए, जो नई सदी टेक्नोलॉजी का युग है, उसके लिए सभी को मेरी ओर से शुभेच्छा। ढेर सारे बेस्ट विशेष। सप्रेम उनचा आजोबा। और ये दादाजी ने सप्रेम सभी के लिए पत्र लिखा है, अपने नातवंडों के लिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उन्होंने इस पत्र के माध्यम से अपने बच्चों के साथ साथ सभी के साथ जो बातें, मतलब हम सब विद्यार्थियों के लिए ढेर सारे संदेश उन्होंने दिया है। पत्र सिर्फ एक जरिया है, एक माध्यम है। अब यहाँ पर स्वाध्याय दिया है, लेखकाने शाळेच्या बागेत मनसोक्त केलेली मजा। अब बाग में क्या मजा करते थे वो सब, पानी में पूरी तरह से भीगते थे, बारिश आ गई तो, और उछलना, कूदना, दौड़ना, भागना, खेलना, इस तरह से लेखक बगीचे में किस तरह से खेलते थे उसके बारे में 4 पॉइंट्स लिखना है। लेखकाने सुचवलेले सुट्टीतील मजेशीर अनुभव, छुट्टियों में गिर्यारोहण अर्थात पर्वत पे जाना, पहाड़ों पर जाना, ठंडे हवा के स्थान पर जाना और वहां पर रहना। तिसऱ्या गुरुजी, सहस्त्रकातील, यस मैडम।
बीओ मैडम हमारे साथ जुड़ गई हैं। हाँ जी। मैडम जी आपको गुड मॉर्निंग, नमस्ते। नमस्ते मैडम, हाँ, नमस्ते मैडम। नमस्ते, नमस्ते। लेसन चलने दीजिए, बाद में बात करते हैं। हाँ जी, ओके। ओके मॅडम. तिसऱ्या सहस्त्रकातील परस्परांसंबंध वाढवणारी व माहिती देणारे माध्यम, तो संपर्क के जो भी माध्यम है उसके बारे में यहाँ पर बताना है. जैसे मैंने बताया, इंटरनेट के माध्यम से हम लोगों से जुड़ सकते हैं. संवाद के जो अलग अलग माध्यम है, मोबाइल फोन्स है, ईमेल है, उसके बारे में हम लिख सकते हैं. एका शब्दात उत्तर लिहा. लेखक जेथे शिकले ते गाव, उस गाव का नाम क्या था? तो सांगली गाव था, हम लोगों ने देखा. लेखकाला मिळालेला भारत में कौन सा पुरस्कार? खेल के लिए पुरस्कार, श्रेष्ठ पुरस्कार मैंने बताया था. अर्जुन पुरस्कार. खास व्यायामासाठीच असलेले ठिकाण जिम. जिम खाना, जहां पर हम जाकर के स्पेशली व्यायाम कर सकते हैं. लेखकाचा आवड़ता खेल, लेखक को कौन सा खेल पसंद था? वह बैडमिंटन का खेल था. तो इस तरह से हम इस पाठ को यहाँ पर समाप्त कर सकते हैं. बच्चों को पूछिए सर, क्या उनको समझ में आया कि नहीं।